हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं एससीवी के एसएचएम चैप्टर के ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। अब इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप पूरी आखिर तक देखते रहो। कहीं कोई दिक्कत है तो आप मैसेज करते रहो, कमेंट करते रहो, आपको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए देखिए पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है उसको करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बोला गया है अ स्टूडेंट सेज दैट ही हैड अप्लाइड अ फोर्स F is equal to minus k root x on a particle moved in simple harmonic motion. He refuses to tell whether k is constant or not. बड़ा दुष्ट आदमी है भाई। Assume that he has worked only with positive x and no other force acting on the particle. तो कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, खाली यही एफ फोर्स एक्ट कर रहा है और एसएचएम कर रहा है। हमको पता है एसएचएम की जो कंडीशन होती है वो एसएचएम की कंडीशन होती है एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर मैं इसको सही से लिखूं, इस बात को अगर मैं सही से लिखूं तो एफ आएगा क्या? एफ आएगा, कांस्टेंट लगा के देखूं तो एफ आएगा क्या? माइनस सी एक्स। इसका मतलब है ये अगर एसएचएम होगा तो यहाँ पे सी एक्स टाइप का कुछ आना चाहिए, यहाँ पे रूट के एक्स टाइप का है। इसका मतलब सी एक्स को हम बोल सकते हैं रूट ओवर एक्स के टाइम्स। सो यहाँ के की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? सी रूट ओवर एक्स। मीन्स एक्स के साथ के की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सिंपल, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बेसिक आप एसएचएम की कंडीशन सोचो, आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों से गलतियां होती हैं। आइए देखते क्या है। The time period of particle in simple harmonic motion is equal to the time between consecutive appearances of the particle at a particular point in its motion. This point is, तो टाइम पीरियड दो कॉन्जिक्यूटिव कौन सी पोजीशंस होंगी जिनके बीच का है? बोल सकते हैं सिस्टम। अगर पहला बोल रहे हैं ऑप्शन में मीन पोजीशन, सो मान लेते हैं अब ये मीन पोजीशन पे था। दोबारा मीन पोजीशन में कब आएगा? जब यहां से चला होगा, ऐसे गया होगा, गया होगा, फिर वापस आ गया होगा। लो, ये दो कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन मीन पोजीशन वाली, ये तो हाफ टाइम है, इसका मतलब ये गलत है। एन एक्सट्रीम पोजीशन, एन एक्सट्रीम मतलब कोई एक एक्सट्रीम से मान लेते हैं अभी एक्सट्रीम से चलता है, इधर गया, ये भी तो एक्सट्रीम है, लेकिन ये पॉजिटिव एक्सट्रीम नहीं है, नेगेटिव एक्सट्रीम। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम चला तो दोबारा पॉजिटिव एक्सट्रीम पे देखो पहुंचा, अब पहुंचा। हाँ, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी को भी चेक कर लेते हैं। बिटवीन द मीन पोजीशन एंड पॉजिटिव एक्सट्रीम, देखो मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम में तो क्या हो जाता है, यही हो जाएगा। और अगर कोई बीच का भी पॉइंट मान लो, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम का बीच का भी कोई पॉइंट मान लो, यहां से गया यहां से वापस आया, तब भी नहीं होगा एक टाइम पीरियड। ठीक है, वैसे ही पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम के बीच की बात करें तो अब देखो यहाँ पॉजिटिव चला और नेगेटिव के बीच में चला तो भी टाइम पीरियड नहीं होगा। बीच के अगर कोई दो पॉइंट्स ले लो, यहां से यहां तक चला, तब भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो एक एक्सट्रीम से चल के उसी एक्सट्रीम पे पहुंचना एक टाइम पीरियड होगा, मीन से चल के मीन पे पहुंचना टाइम पीरियड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अब अभी जो आप वहां करके आए हो उसी का थोड़ा आगे का वर्जन है और कंफ्यूजन होगा आपको, देखना। The time period of particle in simple harmonic motion is equal to the smallest time between the particle acquiring the particular velocity. ठीक है, and the value is। अब लोग बोलेंगे कि सर जब हम एक्सट्रीम से चलते थे और वापस एक्सट्रीम पे आते थे तो एक टाइम पीरियड होता था, ये तो था ना। तो इसका मतलब जीरो वेलोसिटी से चले थे, जीरो हो जाए वेलोसिटी तो एक टाइम पीरियड हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। सोचो, जीरो वेलोसिटी यहां भी होती, जीरो वेलोसिटी यहां भी होती, तो एक टाइम पीरियड का होगा। ठीक है, हाफ टाइम पीरियड हो, इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन मीन पोजीशन वाला होगा क्या? आइए देखते हैं। देखो ध्यान से, यहां वी मैक्स है इसके पास, इस तरफ है ना, जाएगा, वापस आएगा, अब फिर वी मैक्स होगा, लेकिन ये माइनस वी मैक्स होगा। ये अगर वी मैक्स होगा तो ये माइनस वी मैक्स होगा। ठीक है, लौट के जब दोबारा आएगा तब फिर जाके वी मैक्स होगा। इसका मतलब ये वाला सही है। वेलोसिटी बोला, स्पीड नहीं बोला, इसलिए विद साइन देखेंगे ना। जब ऐसे गया था तो ऐसे ही वापस लौट के आना चाहिए, इसलिए ये वाला ऑप्शन होगा सही। ये वाला क्यों नहीं, जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो वेलोसिटी यहाँ भी, जीरो यहाँ भी। ठीक है, और जीरो कोई हो नल हो तो उसका डायरेक्शन कोई बात ही नहीं। बिटवीन जीरो एंड वी मैक्स, अब देखो जीरो और वी मैक्स के बीच में बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो हाफ टाइम पीरियड वाला हो सकता है ना। अब ये वाला भी नहीं होगा, माइनस वी मैक्स वाला भी नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं होंगे। होगा कौन सा? पहला वाला। वहां पे पोजीशन की बात थी, यहां वेलोसिटी की बात है। केयरफुली सोचना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है ये। क्या है? द डिस्प्लेसमेंट मूव बाय पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड क्या होता है? जहां से चले वहीं पहुंच जाए। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो गई, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसका अगला पार्ट बिल्कुल आसान सा पार्ट है। एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस होगा? तो अब सोचो, मान लो मैं यहां से चलता हूं, यहां से चलता हूं, गया ए, आया ए, गया ए, फिर और ए, फिर आया एक और ए। तो कितने ए चले हमने? एक ए, दो ए, तीन ए और चार ए। क्यों? क्योंकि ये ए है ना हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है, ये क्या है? जीरो है, ये क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फोर ए। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये भी कुछ खास क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। द एवरेज एक्सेलरेशन इन वन टाइम पीरियड, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन स्पीड नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। अब एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो एक टाइम पीरियड कब होगा? जब एक ही स्टेट में है ना? तो जैसे अभी इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, तो लौट के घूम फिर के आए तो इसी की जैसी वेलोसिटी हो, तभी तो एक टाइम पीरियड होगा। तो इसका मतलब चेंज जो आएगा जीरो आएगा, तो इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी करके भी आए हम लोग वहां पे, इससे पहले पहले दो क्वेश्चन में। कहीं पे भी सोचो, अगर मान लो यहाँ पर हो, लौट के फिर यहीं पे आओगे, तब भी यही जीरो वेलोसिटी होगी। ठीक है, किसी भी दो एक ही वेलोसिटी वाली पोजीशन पे हम पहुंचने के जो टाइम होगा वही टाइम पीरियड होगा, और जब वेलोसिटी सेम हो गया तो चेंज जीरो आएगा, इसलिए जीरो हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। यहां बोला गया है, ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी है। द मोशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, बी ए साइन ओमेगा टी, बी कॉस ओमेगा टी। देन द मोशन ऑफ पार्टिकल। देखो, कभी भी अगर आपको इक्वेशन मिले ना और आपको कुछ समझ में ना आए और बोला जाए चेक करो एसएचएम है कि नहीं, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा, फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो साइन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर साइन ओमेगा टी को मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा, सॉरी साइन ओमेगा टी, और कॉस को दो बार डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? ये आएगा माइनस का बी कॉस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक, मतलब ए इज इक्वल टू जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए साइन ओमेगा टी, बी कॉस ओमेगा टी क्या होता है? एक्स। इसका मतलब ये एस एच एम है। हमने क्या किया, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये साइन बन जाएगा, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस बन जाएगा, लेकिन माइनस माइनस का, इसलिए ये क्या है? एस एच एम है। और वैसे भी अगर ये फ्रीक्वेंसी, ये वाला टर्म सेम हो, फ्रीक्वेंसी वाला टर्म सेम हो, तो ये एस एच एम होगा। साइन कॉस होगा तो ये एस एच एम होगा, लेकिन अगर ये ओमेगा है, ये ओमेगा डैश है, तब एस एच एम नहीं होगा। आप डायरेक्टली चेक करके बता सकते हैं। मैंने क्या बताया? अगर यहाँ ओमेगा है, यहाँ ओमेगा है, और ये साइन कॉस में या साइन साइन में है या कॉस कॉस में है, डिफरेंशिएट करके देखो तब भी एस एच एम आएगा, वैसे भी एस एच एम होगा। लेकिन अगर ये ओमेगा है, ये ओमेगा डैश है, तब नहीं होगा। ठीक, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करके देखोगे तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहाँ ओमेगा डैश स्क्वायर आएगा, कॉमन ले नहीं पाओगे। ठीक है, मैंने बहुत तेजी से बता दिया, लेकिन समझ में आ गया होगा आपको। अब ये अगर ऐसा है, ये अगर ऐसा है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आपका बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस सम पाई नॉट। तो ये एस एच एम है, और इस एम्पलीट्यूड का एस एच एम है। हमने ऊपर नीचे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देख लिया रूट का। ठीक है, ये एस एच एम होगा और इस तरह का होगा। ठीक है, समझ में आया? तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? ये होगा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको डायरेक्टली भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। डायरेक्टली कैसे करते हैं? कहते हैं सर देखो, ये साइन में है, ये कॉस में है। आपने बताया जब साइन कॉस ऐड होता है तो फेजर एडिशन होता है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो अगर आप इसको ए बोलते हो, ये ए है, तो बी पक्का यहाँ कहीं होगा, ये बी होगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? ये इधर आएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा नेट एम्पलीट्यूड होगा, वो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर आएगा। बिल्कुल सही बात है। और साइन से कितने एंगल पर होगा? फाई नॉट के एंगल पर होगा। तो tan फाई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? tan फाई नॉट की वैल्यू बी बाई ए आ जाएगी। तो अगर आप ये ना करते सर,
तब भी तो कर सकते थे, तो हमने मना बिल्कुल भी नहीं किया आपको, हाँ ऐसे भी कर सकते थे। तो मैंने इनसे क्या बताया, अभी अभी क्या बताया, हमने कहा जब साइन कॉस की क्वांटिटी होती है तो उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, फेजर एडिशन कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, फेजर एडिशन कर सकते हैं। तो देखो अगर ये साइन है, ये कॉस है, तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो अगर ए यहाँ लिखा होगा तो हम बी यहाँ लिख सकते हैं, इसे 90 आगे पे, रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये आ जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड, और ये कितना एंगल होगा, फाइव नॉट पे होगा। फाइव नॉट का टेन फाइव नॉट बी बाई ए आएगा, और यहाँ पे भी आप देखोगे बी बाई ए ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको चाहे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे वैसे देख लो। तो इस इक्वेशन को बहुत सारे लोग जो ट्रिग्नोमेट्री से देखेंगे वो डायरेक्टली सोच के बता सकते हैं, है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं बोली है। और कभी भी कोई इक्वेशन आए तो कैसे चेक करोगे, मैंने बता ही दिया आपको, है ना। मैंने आपको तीन तरीके से बताया इसको सॉल्व करने का, चाहे आप डायरेक्टली देख लो, चाहे आप इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे फेजर एडिशन देख लो, जो आपको समझ में आए वैसा कर लो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ देखो वेक्टर फॉर्म में पोजीशन दे रखी है, बोला गया पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक होगा या जो भी होगा वो बताना है आपको। तो पोजीशन दे रखी आर, आर की वैल्यू क्या दे रखी है, ए दे रखी है। तो मैं इसको एक्स और वाई में लिखना शुरू कर देता हूँ। एक्स और वाई में लिखूंगा तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ये है। अब अगर हमसे कोई बोले कि ये मोशन कैसा है, ये मोशन कैसा है, ठीक है, तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, पोजीशन दे रखा है, मोशन के बारे में जानकारी चाहिए आपको। तो अगर आप इसी को डिफरेंशिएट करो दो बार तब भी पता कर सकते थे, और आप चाहो तो इससे भी देख सकते हो। अगर मैं इसकी ट्रेजेक्ट्री देखूं तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, या इसे इसको स्क्वायर करके जोड़ के देख लेते हैं, तो देखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा। तो ये जो पार्टिकल है जो किस पाथ पे मूव कर रहा है, लोकस निकाल लिया हमने, पार्टिकल किस पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो ये बोल रहे हैं द मोशन ऑफ पार्टिकल इज, ये तो ऑन अ सर्किल है ना, और सर्किल मोशन जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होता है। हाँ, सर्किल का प्रोजेक्शन जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक होता है। अगर कोई हमसे बोले कि इस पार्टिकल का ये कंपोनेंट क्या कर रहा होगा, एक्स कंपोनेंट कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे एसएचएम। इस पार्टिकल का वाई कंपोनेंट बोलो क्या कर रहा होगा, तो वो होगा एसएचएम। लेकिन ओवरऑल पार्टिकल जो होगा वो क्या कर रहा होगा, वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा होगा। मेरा कहने का मतलब ये पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, बट द शैडो ऑफ द पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस एंड शैडो ऑफ द पार्टिकल ऑन वाई एक्सिस इज एसएचएम। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर से सुन लो, ये अगर ऐसी आपको कभी इक्वेशन दी जाती है, दिस इज नॉट एसएचएम, दिस इज मोशन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। कैसे, हमने एक्स वाई लिखा, इसको स्क्वायर करके ऐड कर लिया, तो ये आ गया हमारा सर्कुलर। तो ये एसएचएम नहीं है, ये सर्कुलर मोशन, लेकिन इसका शैडो along x एक्सिस along y एक्सिस, दिस इज एसएचएम, दिस इज एसएचएम। ठीक है, यही डेफिनेशन होती है किसकी, काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम की डेफिनेशन क्या होती है, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, ठीक है, देन शैडो ऑफ द पार्टिकल along एनी डायमीटर ऑफ दैट सर्किल, इसके along भी, इसके along भी, किसी भी डायमीटर के along, वो एसएचएम होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। वैसे उतना बहुत नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हो नीट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, तो एम्पलीट्यूड बताना है। तो x माइनस ए भी तो लिखा जा सकता है इसको, बी साइन ओमेगा टी। बहुत सारे बच्चे इसमें बोल जाते हैं कि एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ऐसे बोल जाते हैं ना, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ए प्लस बी आएगा, तो आंसर ये होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। एंड हियर दिस पार्टिकल इज मूविंग अबाउट x इज इक्वल टू a, सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट a क्या होगा, वो b होगा। सो दिस इज एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड। ठीक है, b है एम्पलीट्यूड यहाँ पर, समझ में आया। तो यहाँ पर b आ जाएगा एम्पलीट्यूड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, फिगर दिया है, बोला है कि ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल है, इनमें बताओ कौन सी चीज डिफरेंट है। तो देखो ये दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो दोनों का एक्सट्रीम एक बराबर ही है, इसका मतलब दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, तो एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, दूसरी बात, दोनों एक ही टाइम में मोशन कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब टाइम पीरियड एक ही जैसा है, दोनों अभी यहां पर है।
फिर ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा उसी टाइम में, इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सेम है तो मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा भी सेम होगा, लेकिन एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है तो दोनों का फेज डिफरेंट है। ठीक है, दोनों का फेज डिफरेंट है, ये अलग है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन 11 में क्या दे रखा है बेटा, यहां दिया है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इन अ सिंपल मोशन इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, द ऑसिलेशन पार्टिकल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पार्टिकल ऑफ डबल मास व्हाइल एम्पलीट्यूड रिमेन्स सेम, न्यू मैकेनिकल एनर्जी विल बी। तो यहाँ पर स्प्रिंग मास सिस्टम दिया है, स्प्रिंग मास सिस्टम में ओमेगा की वैल्यू जो आती है रूट ओवर के बाई एम आती है। तो अब अगर हम इसको लिखें, ई की वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, हाफ एम के बाई एम ए स्क्वायर, एम से एम गायब कर देते हैं यहाँ पर। तो अब आप देखो क्या आएगा, हाफ के ए स्क्वायर आएगा, स्प्रिंग बदली नहीं आपने, एम्पलीट्यूड बदला नहीं आपने, तो एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें बदलने से वो ओमेगा में कंपनसेट हो गया। तो यहाँ ऑप्शन क्या आएगा, डी सही होगा। ध्यान रखने वाली बात है, स्प्रिंग मास सिस्टम है यहाँ पर, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द एवरेज एनर्जी इन वन टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एवरेज एनर्जी आपको वन टाइम पीरियड में चाहिए। तो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है, पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है, अगर मान लो एक्स की वैल्यू दे रखी है ए साइन ओमेगा टी दे रखी है। ठीक है, तो वी हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। पार्टिकल का मास मान लो एम है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी आ जाएगी कितनी, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज जो आएगा, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1/4 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि ये सब क्यों करा रहे हो, क्योंकि अगले क्वेश्चन में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यही बता दिया। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज इतना आएगा, इतना ही पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज आएगा, तो टोटल एनर्जी जो कि कांस्टेंट रहती है वो कितनी आती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमें चाहते तो हम पहले ही बता सकते थे कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट का एवरेज वही आता है और टोटल एनर्जी क्या आती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसलिए टोटल एनर्जी का एवरेज यही आएगा। ठीक है, हमने जानबूझ के ये बताया क्योंकि मुझे इस एक्सप्रेशन में इंटरेस्ट था, क्योंकि अभी अगले क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन क्या है, लो आ गया। एक बोलते हैं पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो काइनेटिक एनर्जी किससे ऑसिलेट कर रहा हो, तो देखो जरा 12 नंबर क्वेश्चन में क्या था, अगर पार्टिकल का पोजीशन जो है वो एफ फ्रीक्वेंसी का है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी जो है एफ है या ओमेगा मान लो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर का टर्म आया। मतलब अगर हम देखें कॉस का ग्राफ, पोजीशन का ग्राफ अगर मान लो साइन में ऐसे चल रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी का ग्राफ मान लो ऐसे चल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे, ये काइनेटिक एनर्जी ग्राफ हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के ग्राफ्स में देखो क्या हो जाएगा, डबल। ये यहाँ पर एक टाइम पीरियड इसका यहाँ पूरा होता है, इसका एक टाइम पीरियड यहाँ पूरा हो जाता है, मतलब टाइम पीरियड आधा हो गया, फ्रीक्वेंसी डबल हो गया। कॉस स्क्वायर के फंक्शन का वैसे भी तुम फ्रीक्वेंसी डबल बोल सकते हो, क्योंकि वो जल्दी जल्दी रिपीट करेगा, एक राउंड में 2 राउंड कंप्लीट कर लेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। सिंपल है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अभी करके आए हैं इसलिए बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं। तो एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स जो है स्प्रिंग से प्रोवाइड हो रहा था, टाइम पीरियड टी था। ठीक है, अब स्प्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और एक पार्ट को यूज किया गया है। आपको पता है स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ आधी हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट के डैश क्या हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। टी की ये वैल्यू होती है, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर के होता है। तो ये डबल हो गया तो टी डैश की जो वैल्यू आएगी टी बाई रूट 2 हो जाएगी। सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। मेन बात यहाँ की थी, स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ चेंज करने से कैसे वेरी करता है, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, तो लेंथ अगर हाफ हुई तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया। बस ये मेन बात थी। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। एक बॉडी है, बोलते हैं एक दो बॉडी है ए और बी जिनके मास इक्वल है और दो स्प्रिंग से सेपरेटली सस्पेंड किए जाते हैं, जहां पे K1 और K2 दे रखा है। अब इनको जो है बॉडीज को जो है वर्टिकल सिस्टम कराना है और इनकी मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल है, तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं। तो आप बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा होता है। अब ए ओमेगा की बात करें अगर हम, तो ए लिख सकते हैं रूट ओवर के बाई एम लिख सकते हैं। मास सेम है इनका,
तो इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी 1 की और मैक्सिमम वेलोसिटी 2 का अगर रेशियो देखें तो क्या आएगा, ये आएगा a1/a2 और रूट ओवर k1/k2। अब मैक्सिमम वेलोसिटी इनकी इक्वल है, इसका मतलब a1/a2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, a1/a2 का वैल्यू होगा वो क्या होगा, रूट ओवर k2/k1 हो जाएगा। तो रूट ओवर k2/k1 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन नीट के लिए अच्छा क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं लोग तो गलत कर देते हैं जल्दी जल्दी में, इसलिए नीट के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी f if it is taken from elevator in an elevator accelerating upward then frequency will be। तो पहली बात तो क्या है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, पेंडुलम नहीं है। पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड में t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइड बाई जी इफेक्टिव लिखते हैं। जी इफेक्टिव डिपेंड करता है कैसे किस सिस्टम में हम चलते हैं, एक्सेलरेटिंग में है या नहीं है। लेकिन ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एम बाई के होता है। टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिमेन्स सेम। सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेट करता है कार में, और कार एक्सेलरेट करती है हॉरिजॉन्टल रूट में। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, अगेन स्प्रिंग मास सिस्टम है, कार हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट करे चाहे जैसे एक्सेलरेट करे, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बदलता क्या है एक्सेलरेशन से, तो आपको बता दूं, जैसे ऐसे ये न्यूट्रल रखा है, किसी बिना एक्सेलरेशन को रखा है, तो ये x इज इक्वल टू 0 है, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है, और यहाँ के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। इफ दिस होल अरेंजमेंट इज टेकन इनटू द कार, the car is accelerating in this direction, yes, then ये x naught, this is the equilibrium position and the particle will oscillate about this position। तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी शिफ्ट हो जाएगी, एंड x नॉट क्या हो जाएगा, x नॉट की वैल्यू आएगी ma/k। तो इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा। टाइम पीरियड दोनों केसेस में सेम रहेगा, बस चेंज क्या आता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज आता है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह में इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज होती है, बाकी कोई चेंज नहीं आता, बाकी सब कुछ वही का वही रहता है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग, देखते हैं क्या है 18 नंबर क्वेश्चन। अ पेंडुलम क्लॉक दैट कीप्स करेक्ट टाइम ऑन द अर्थ टेकन टू द मून, मून पे चला गया, इट विल रन। तो पेंडुलम क्लॉक है, पहली बात ध्यान रखो, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू होगा 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। वहां पे ग्रेविटी कम होती है, कहां पे, मून पे, मून पे ग्रेविटी कम होगी, मून पे ग्रेविटी कम होगी तो टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। तो टाइम पीरियड मून पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टाइम पीरियड एट अर्थ। तो मून पे उसको चलने में ज्यादा टाइम लगेगा, राउंड करने में, मतलब स्लो हो जाएगा। टाइम पीरियड ज्यादा होने मतलब क्या हो गया, आने जाने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और ग्रेविटी कितनी होती है वहां पे, g/6 होती है, तो अकॉर्डिंगली हम ग्रेविटी देख सकते हैं क्या आएगा। तो वहां पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और ग्रेविटी 6 टाइम कम हो जाती है, इसलिए √6 टाइम जो है स्लो हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। अब हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन भी देखो एक अच्छा क्वेश्चन है। अ वॉल क्लॉक uses a vertical spring mass system to measure the time. Each time the mass reaches the extreme position, the clock advances by 1 second. 1 सेकंड में एडवांस हो जाता है। The clock gives correct time at equator. इक्वेटर पे करेक्ट टाइम देता है, ठीक है। इफ द क्लॉक इज टेकन टू द पोल इट विल। तो पोल पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पोल पे ग्रेविटी बढ़ जाती है, पोल पे ग्रेविटी बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा ना, क्योंकि टी इज इक्वल टू हमने पढ़ा है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। तो पोल पे जाएंगे तो ग्रेविटी बढ़ेगा, ग्रेविटी बढ़ेगा तो टाइम कम हो जाएगा, तो जी की वैल्यू पोल पे ज्यादा होती है इक्वेटर के, तो टाइम पीरियड पोल पे कम हो जाएगा टाइम पीरियड इक्वेटर के, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी चलेगा, फास्ट हो जाएगी, तो ये फास्ट चलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा होगा क्या, क्या ऐसा होगा, देखो यहां मैंने आपको पहले ही बताया था एक क्वेश्चन में कि गड़बड़ी करते हैं बच्चे, वही गड़बड़ी यहां भी करते हैं। अब मैंने क्यों इसको बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना शुरू कर दिया, ऐसे ही बिल्कुल बढ़िया इमोशनल तरीके से, और बाद में पता चला हमारा आंसर ऐसा नहीं आएगा। स्प्रिंग मास सिस्टम अब कभी तुम जीवन में भूलोगे नहीं,
इससे पहले मैंने आपको हिदायत दी थी कि स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट होता है, बताते चले आए, लेकिन क्वेश्चन जैसे आया आप फंस गए। ये करेक्ट टाइम होगा। ठीक है, अगर ये स्प्रिंग मास सिस्टम की जगह अगर पेंडुलम होता तब सही आंसर होता, लेकिन पेंडुलम नहीं है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है। तो अब दोबारा गलत मत करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं 20th नंबर क्वेश्चन की। 20th नंबर क्वेश्चन क्या है? पेंडुलम क्लॉक कीपिंग करेक्ट टाइम टेक इट टू द हायर एल्टीट्यूड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब किस टाइम की बात कर रहे हैं, पेंडुलम की। तो यहाँ ग्रेविटी का चक्कर होगा। अब इसको हाई एल्टीट्यूड पे लेके गए, हाई एल्टीट्यूड पे लेके जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। तो जी की वैल्यू घट जाएगी, जी की वैल्यू घट जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो स्लो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं करेक्ट टाइम दे। तो अगर जी घट रहा है और टाइम पीरियड आपको वैसे का वैसे ही रखना है, तो आपको लेंथ को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहां जाके स्लो हो रहा था, अब आपको टाइम पीरियड चाहिए करेक्ट, तो आपको पता है वहां पे जाके क्या करना पड़ेगा, एल घट रहा, एल घटाना पड़ेगा, क्योंकि जी घट रहा है तो एल घटाना पड़ेगा। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी वाला हो जाएगा। समझ में आया? अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है। Free end of a spring pendulum is attached to the ceiling of a box. The box is taken to the height and the pendulum is oscillated. When the bob is at lowest point, the box is released to fall freely. As seen from the box during this periodic motion, the bob will. ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है यहाँ पर, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम किसी एक एलिवेटर में मान लो लगा है, ऐसे है ना, ऐसे लगा है। जब ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी से चलेगा, वी मैक्सिमम चलेगा। अब ये एलिवेटर फ्री फॉल करने लग गया। जब फ्री फॉल करने लग जाएगा तो इसके अंदर बैठ के अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको वेटलेसनेस फील होगी, लगेगा कोई ग्रेविटी वेविटी है ही नहीं। तो सोचो अगर यहाँ पे मान लो कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सारी बात हो रही है, और ये पेंडुलम के पास यहाँ की तरफ एक वी वेलोसिटी है, ग्रेविटी नहीं है, तो ये टेंशन यहाँ रहेगा। ये टेंशन के चक्कर में आके ये हमेशा सर्कुलर ट्रैक पे चलेगा, ग्रेविटी नहीं है तो ये टेंशन इसको हमेशा सर्कुलर ट्रैक पे मूव कराता रहेगा, ये सर्कुलर ट्रैक पे चलने लग जाएगा, यहाँ वेटलेसनेस इसको लगेगी। ठीक है, तो ये स्टॉप कर जाएगा नहीं, कंटिन्यू करेगा ऑसिलेट। क्यों करेगा, ग्रेविटी होती तो उसको रिस्टोर रहती, ऐसा तो नहीं। स्ट्रेट लाइन में क्यों चलेगा, जैसे ही आगे जाएगा टेंशन, वायर का टेंशन काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसको लाएगा खींचेगा अपना, तो इसको कैसे चलाएगा, सर्कुलर ट्रैक पे चलाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, ऑब्जेक्टिव 2 की तरफ। आइए देखें क्या है ऑब्जेक्टिव 2 में। यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक। सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा बैकवर्ड फॉरवर्ड एक रेगुलर इंटरवल टाइम में फॉर जाएगा जाएगा तो ये पीरियोडिक तो होगा ही होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरली ऑसिलेटरी। हार्मोनिक मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड आना जाना, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब ही होता है आना जाना, कंपन, वाइब्रेशन, उसमें भी तो आना जाना होता है, हार्मोनिक में भी किसी एक पॉइंट के अबाउट आना जाना होता है, ये भी सही है। एंड ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई ऑसिलेट करे तो पीरियोडिक हो। डैम्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है, कोई जरूरी नहीं पीरियोडिक ही हो। पीरियोडिक मोशन इज नेसेसरली ऑसिलेटरी, कोई पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं ऑसिलेटरी। जैसे ये है सन, यहाँ पर इसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है, ठीक है, तो ये पीरियोडिक तो है, आ रही है जा रही है ऐसे से घूम रही है, चारों तरफ चक्कर काट रही है, लेकिन क्या यहाँ कोई मीन पोजीशन है जिसके अबाउट ये कंपन हो रहा है? आप ऑसिलेटरी को जब समझेंगे कंपन, वाइब्रेशन, आना जाना, ऐसे से हिलना, ये ये होता है ऑसिलेशन। यहाँ तो आ जा, तो ये अपने पाथ को रिपीट कर रहा है लेकिन किसी एक पॉइंट के अबाउट आ जा नहीं रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑसिलेशन मतलब कंपन, वाइब्रेशंस, ऑसिलेशन शब्द से ज्यादा फील नहीं आता, वाइब्रेशन से फील आता है। वाइब्रेशन है या नहीं, बस आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है,
अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन मोशन इज, अभी हम समझा के आपको आए हैं, कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है तो मोशन उसका पीरियोडिक होता है। पार्टिकल का मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता है, मैंने बताया था ना, पार्टिकल का मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता, लेकिन उसका शैडो, पार्टिकल का शैडो अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस या किसी भी डायमीटर के अलोंग वो ऑसिलेटरी होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन होता है। लेकिन पार्टिकल का मोशन, ओवरऑल पार्टिकल मोशन क्या है, पीरियोडिक होता है, लेकिन ना तो वाइब्रेशन होता है ना ही, ऑब्वियसली वाइब्रेशन नहीं होगा तो सिंपल हार्मोनिक होने कोई मतलब ही नहीं है। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये भी नहीं होता है, वाइब्रेशन होना चाहिए। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब होगा जैसे पेंडुलम का आना जाना, ये इसको बोलते हैं एंगुलर सिस्टम। है क्या ऐसा, आ रहा है जा रहा है नहीं ना, ट्रैक को रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसलिए खाली यहाँ एक ऑप्शन सही होगा, मोर देन वन करेक्ट, लेकिन एक ही ऑप्शन सही होगा यहाँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पार्टिकल को है, एक पार्टिकल को फास्टेड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड इज ड्रिल्ड इन अ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक विद अदर एंड फिक्स करके रखा है, द मोशन ऑफ पार्टिकल। अब ये वही वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। तो कैसा मोशन होगा, आ रहा है जा रहा है तो पीरियोडिक होगा। ऑसिलेशन कहाँ हुआ, आ जा रहा है मतलब अपने ट्रैक पे आ रहा है जा रहा है, किसी पॉइंट के अबाउट आ जा नहीं रहा है, इसलिए ये ऑसिलेटरी नहीं होगा। ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा, ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा, बात कर चुके हैं पहले भी, ये भी सर्कुलर मोशन ही, तो कुछ नया नहीं है इसमें, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद ए कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग स्पीड। सर्कुलर ट्रैक पे कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग स्पीड है, तो पीरियोडिक कैसे हो गया, लगातार क्या वो अपना जो ट्रैक है वो क्या एक ही टाइम इंटरवल में कवर करेगा, स्पीड बढ़ रहा तो जल्दी जल्दी कवर करेगा, फिर और जल्दी फिर और जल्दी फिर और जल्दी फिर और जल्दी कवर करेगा, पीरियोडिक नहीं है। सर्कुलर ट्रैक वाला मोशन वैसे भी ऑसिलेटरी हार्मोनिक नहीं होता था, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज हो जाएगा। आप सोच रहे हो मोर देन वन करेक्ट में क्या हो रहा है, एक ही एक ऑप्शन सही आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या है, द मोशन ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम। टॉर्जनल पेंडुलम का मतलब होता है जैसे ये डिस्क है, इस डिस्क को ले लिया गया और इस डिस्क को हमने यहां छत से ऐसे बांध दिया किसी रस्सी से, ठीक है। अब इस रस्सी को हमने से घुमा दिया है, इसे छोड़ दिया तो ये ऐसे खुलेगा और ऐसे आएगा जाएगा, ऐसे, तो ये रस्सी जो है ऐसे ढीली हो रही होगी, खुल रही होगी ऐसे, ठीक है। ये टॉर्जनल पेंडुलम होता है, ठीक है। तो टॉर्जनल पेंडुलम का मोशन कैसा होता है, पीरियोडिक होता है, तो छोड़ो तो ऐसे से हिलेगा ना, ऐसे से ऐसे से, ऑब्वियसली ऑसिलेटरी भी होगा, ठीक है। लेकिन ये कौन सा वाला हार्मोनिक है, एंगुलर हार्मोनिक मोशन है, क्यों, ट्विस्ट हो रहा है ना, ये ऐसे ऐसे है तो ऐसे जाएगा, यहां तक ट्विस्ट हुआ, इधर, फिर घूम के ऐसे वापस आएगा, फिर ये किधर ट्विस्ट होगा, इस तरफ इधर ट्विस्ट होगा, तो ऐसे ट्विस्ट होगा, है ना, तो ऐसे ऐसे ट्विस्ट हो रहा होगा ये, इसलिए एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ए सही, बी सही, डी सही, लीनियर सिस्टम नहीं है। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, यहाँ दिक्कत होती है बच्चों को। Which of the following quantities are always negative? कौन सी क्वांटिटीज हमेशा नेगेटिव होती है, तो यहाँ दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है, देखो डॉट प्रोडक्ट तभी नेगेटिव होता है जब दो क्वांटिटीज के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल हो। फोर्स और एक्सेलरेशन, अब ये बताओ, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन होता है, तो जिधर एक्सेलरेशन उधर ही फोर्स होगा, तो इनका तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, गलत। वेलोसिटी एंड पोजीशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन, अब आप खुद ही देख लो, अगर पार्टिकल का पोजीशन अगर हम देखें इस तरफ है तो क्या वेलोसिटी इस तरफ नहीं हो सकती क्या, हो सकती है सच में, क्यों नहीं हो सकती, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन एंड पोजीशन, एसएचएम की पैदाइश ही यहीं से है, यहां से, ये हमेशा ही इसके उल्टा रहेगा, सही है। अब जो एक्सेलरेशन बोले या फोर्स बोलो बात तो एक ही हो गई ना, तो अगर हम बोले तो फोर्स इज इक्वल टू भी तो बोल सकते हैं ऐसा, चलेगा, डी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। अब which of the following quantities are always positive in simple harmonic motion, अभी करके आए हैं, ये पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव पूछा है, वी और आर में हमने बताया था यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रहा है, जाते समय ऐसे होगा, और यहीं पर वेलोसिटी अगर इधर हुई तो पोजीशन तो अभी भी इधर ही होगी ना, नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे वेलोसिटी पोजीशन सेम है, अगर दोनों इधर आगे इधर जा रहे हैं तो ठीक है पॉजिटिव होगा, इधर एक वो वापसी हो रहा है तो उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए केवल एक ऑप्शन सही होगा, ये वाले ऑप्शन तो नहीं सही होंगे, पता ही है आपको।
अब अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर ऑलवेज जीरो। तो जीरो कौन होता है? जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एसएचएम में एक प्लेन में हो रहा है, एक प्लेन में हो रहा है तो मतलब इधर वेलोसिटी है, इधर पोजीशन है, मे बी इधर जो है वेलोसिटी हो और एक्सेलरेशन हमेशा हो सकता है कि इसी तरफ हो। तो ये सब क्या है? ये सब एक ही लाइन के अलोंग लगने वाली चीजें हैं, समझ रहे हो ना? एक ही लाइन के अलोंग है। जब एक ही लाइन के अलोंग है तो इनके बीच में जो एंगल होगा या तो जीरो होगा या तो 180 होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो सब में ही जीरो आएगा, है ना? तो सारे ऑप्शन करेक्ट है। सारे ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। जो भी एसएचएम होगा उसमें ये सारी की सारी क्वांटिटीज अलोंग लाइन लगेंगी, एक लाइन के अलावा लगेंगी, तो या तो एंगल जीरो होगा या तो 180 होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट हर केस में जीरो आएगा। ऑल ऑप्शंस करेक्ट, सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखो क्या बोला गया है। सपोज अ टनल इज डग along the diameter of earth and particles dropped from a point a distance h directly above the tunnel। देखो क्या है, अगर ये अर्थ है, यहां पे टनल है, यहां पे टनल है, अगर मैं किसी पार्टिकल को अगर मैं यहां से छोड़ता हूं, यहां वेलोसिटी जीरो करता हूं, यहां फिर वेलोसिटी जीरो होगी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, तो इसी में आएगा और जाएगा, ऐसे चलेगा। और इसके अंदर, टनल के अंदर जो फोर्स होगा, टनल के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा, जो आएगा वो आएगा gm/r³ आर वेक्टर। तो टनल के अंदर जो फोर्स होता है वो हमेशा एसएचएम कराने के लिए तत्पर होता है, लेकिन अंदर अंदर यहां से यहां के बीच, तो यहां वेलोसिटी जीरो होगी तब ये एसएचएम करता नजर आएगा। लेकिन अगर आपने टनल में, मतलब अर्थ में टनल करा, टनल करने के बाद किसी पार्टिकल को दूर से छोड़ा, यहां से छोड़ा, इस दौरान इतनी दूर तक ये फोर्स का रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, मतलब इस दौरान ये एसएचएम नहीं होगा, फिर ऐसे निकलने के समय भी ऐसे एसएचएम नहीं होगा। मतलब इतनी दूर में एसएचएम की कंडीशन फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ एसएचएम कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, तो ओवरऑल मोशन एसएचएम तो नहीं हुआ, ओवरऑल मोशन एसएचएम नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये रेगुलर टाइम इंटरवल आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। दिस मोशन इज वाइब्रेशनल मोशन बट नॉट अ सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशनल मोशन, क्योंकि इतने पोर्शन में वो कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है। पैराबोलिक पे तो चलेगा नहीं, स्ट्रेट लाइन पे ही आएगा जाएगा, पीरियोडिक तो होगा ही होगा। ये है, अगर बोलते कि यहीं से छोड़ा गया है तब तो ये एसएचएम भी होता, ठीक है, तब ये एसएचएम भी होता, ठीक है, पीरियोडिक भी होता, स्ट्रेट लाइन भी होता। बाहर से छोड़ा है इसलिए एसएचएम नहीं होगा, पीरियोडिक और स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यहां पे बोला गया है फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सही है, क्यों? ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वेक्टर बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर इज माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स वेक्टर, ठीक है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगना चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन नहीं होगा। डिस्टेंस ट्रेवल सिंस टी इक्वल टू जीरो। अब आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे ये बी और सी में क्या फर्क है? देखो बी और सी में फर्क जानते हो क्या है? बी में है कि जैसे मान लो यहां पर है पार्टिकल, यहां पर पार्टिकल, ये कह रहा है बी ऑप्शन, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इधर है या इधर है, इससे मतलब है, ठीक है। तो आप लोग कहोगे यहां पे तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन इन्होंने बोला है पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स वेक्टर लिखना पड़ेगा ना, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना पड़ेगा, खाली डिस्टेंस लिखने से काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल मतलब हो गया पार्टिकल गया आया, कितना आया गया, ये पूरा, ये हो सकता है यहाँ से ये, तो ये पूरा पाथ लेंथ की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल सिंस टी इक्वल टू जीरो मतलब जितना ट्रैक लेंथ कवर किया वो, और डिस्टेंस फ्रॉम इट मतलब ये इतनी लेंथ पर, केवल इतनी लेंथ पर ही डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है, ये तो वैसे भी गलत है और ये तो वैसे भी गलत है, इसलिए
एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। लेकिन अगर मैं ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलता यहां पर एक्सेलरेशन वेक्टर नहीं बोलता, अगर एक्सेलरेशन वेक्टर नहीं बोलता, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो मैं बोल सकता था इसके, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी सही होता और ये वाला ऑप्शन भी सही होता। ठीक है, कितनी दूरी पर उससे मतलब है, डायरेक्शन से मतलब है नहीं, खाली मैग्नीट्यूड पूछा है, तो बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट होता। कई बार कई टेस्ट में पूछा जाता है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो बोलोगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन या फिर बोलो डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, दोनों बातें एक ही हुई, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल सिंस टी इक्वल टू जीरो ये नहीं होगा ना। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात होती तो बी ऑप्शन भी करेक्ट होता, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक पार्टिकल है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, कुछ इस तरह से कंडीशन दे रखी है। अब बोला गया है पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, तो देखो यहाँ पे एक्स वेक्टर क्या दे रखा है, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू है ए कॉस ओमेगा टी, एंड वाई क्या है, वाई दे रखा है 2a कॉस ओमेगा टी। अगर मैं इसका लोकस निकालू, लोकस, तो लोकस हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू आएगा 1/2, तो y इज इक्वल टू बोल सकते हैं 2x। दैट मीन्स दिस पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। और ये ये पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, मतलब ऐसे कहीं तो आ रहा होगा, जा रहा होगा, आ रहा होगा, जा रहा होगा, आ रहा होगा, जा रहा होगा। ये मोशन पीरियोडिक भी होगा और हार्मोनिक भी होगा। ठीक है, समझ में आया क्या फर्क है? इससे पहले जो सर्कुलर चल रहा था वो सर्किल पे चलता तो नहीं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तब तो एसएचएम हो ही सकता है। स्ट्रेट लाइन पे चलेगा और एसएचएम होगा। ठीक है, और इसको चाहो तो तुम दो बार डिफरेंशिएट करके देखो, आएगा भी वही कंडीशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा गया था, थोड़ा इसमें लोग कंफ्यूज हो गए थे, कुछ कुछ गलत आंसर बता रहे थे। बोला गया पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा होगा, तो x इज इक्वल टू दिया है x नॉट, क्या दिया साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा को देखो तुम अगर ध्यान से देखो तो ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। अब बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड इज x नॉट बाई 2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। एंड फ्रीक्वेंसी इज 2 ओमेगा, अगर देखा जाए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 ओमेगा, तो इसको अगर लिखें 2 पाई बाई टी, तो टाइम पीरियड इज पाई बाई ओमेगा, डी ऑप्शन, टाइम पीरियड इज पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो यहां पे केवल डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, नहीं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो टोटल एनर्जी होता है, तो काइनेटिक पोटेंशियल बराबर नहीं होता है, कम ज्यादा हो सकता है, कभी एक सिचुएशन में बराबर होता है, ऑलवेज लगा इसलिए गड़बड़ है। पोटेंशियल एनर्जी नेवर इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, गलत बात है, बीच में कभी हो सकता है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बराबर भी हो जाए। द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन एनी टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, एनी टाइम इंटरवल गलत दिखा है, क्यों, अगर मैं बोलूं x की वैल्यू आती है a sin ओमेगा t, ठीक है, और वेलोसिटी की वैल्यू लिखी जाती है a ओमेगा cos ओमेगा t, तो काइनेटिक एनर्जी जो लिखा जाएगा वो आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और यहां लिखा जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा t। तो इसकी एवरेज वैल्यू किसी भी टाइम इंटरवल की, क्या पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखें हम, तो टोटल एनर्जी मतलब हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से माइनस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हर इंटरवल में सेम रहता है क्या, नहीं, टोटल टाइम इंटरवल में बोल सकते हो, किसी हर इंटरवल में नहीं बोल सकते सेम। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, हाँ वन टाइम पीरियड में बोलो तब मान लेंगे। ठीक है, तो अगर कभी आप एवरेज साइन का निकालो या कॉस का निकालो,
अगर मैं बोलूँ इस कॉस वाली साइकिल का एवरेज और इस साइन वाली साइकिल का एवरेज हर इंटरवल में सेम रहेगा तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। ठीक है, इस टाइम इंटरवल में देखो इसका एवरेज 0 आएगा और इसी टाइम इंटरवल में इसका एवरेज वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसलिए 0 आप नहीं बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हाँ बोल सकते हो अगर अगर रेफरेंस पे वैल्यू 0 हो तो। ठीक है, और कुछ बोला नहीं तो हम बोल सकते हैं द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम 0 होती है और मिनिमम काइनेटिक भी 0 होगी, बराबर होगी। लेकिन ये तभी है जब हम ऐसे ऑसिलेशन कराएं, ऐसे इस पॉइंट के बाद ऑसिलेशन कराएं या इस पॉइंट के बाद कराएं और यहाँ पर रेफरेंस की वैल्यू 0 ले लें, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लें तब। ठीक है, द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं। क्यों, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है टोटल एनर्जी होता है। जब एक मिनिमम होगा तो दूसरा मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब इसकी मिनिमम वैल्यू इसके मैक्सिमम के बराबर कैसे होगी, है ना। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये सब बातें गलत है। ठीक है, इसकी मिनिमम होगी 0 तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ई के बराबर हो जाएगी, जब इसकी 0 होगी तो यू की वैल्यू ई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, हाँ एक ही टाइम पे नहीं होगी, अलग अलग टाइम पे होगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम आएगा। लेकिन ये सब तब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 ले लेंगे तो, और यहाँ कुछ बोला नहीं तो हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 ही लेके चलते हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू अ डिस्टेंस h and speed of the object as it falls through this distance are measured with the pendulum clock. The entire apparatus is taken on the moon and the experiment is repeated. तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं टाइम की बात करूँ पेंडुलम क्लॉक की तो वो आएगा कितना 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, और टी जो इसका निकाला जाएगा वो क्या आएगा 2h बाई जी। दोनों में ही ग्रेविटी है, एक ही जैसा रिलेशन है। तो जो इसका पेंडुलम जितना फास्ट ग्रेविटी कम हो जाती है तो ये टाइम पीरियड ज़्यादा जाएगा, स्लो हो जाएगा, उसी हिसाब से यहाँ टाइम ज़्यादा लेगा तो टाइम दोनों में सेम ही जैसा आएगा, फर्क कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब रही बात स्पीड निकालने की, तो टी टाइम तक वो गिरेगा तो स्पीड निकाली जाएगी जी इंटू टी करके निकाला जाएगा स्पीड। ठीक है, अब जब ये गिरा होगा तो जो टाइम वेलोसिटी निकाली जाएगी, वो जो वेलोसिटी निकाली जाएगी वो कितनी आएगी रूट ओवर 2h, ये ऐसे निकाली जाएगी। अब यहाँ स्पीड में भी तो देखो, आप जब ये जी टी रखोगे तो क्या आएगा 2 पाई रूट ओवर एल जी। तो इस केस में स्पीड में भी रूट में जी है, यहाँ भी स्पीड में भी रूट में जी है, जिस हिसाब से यहाँ कमी होगा उसी हिसाब से वहां कमी होगा, मतलब वैल्यू एक ही जैसी आनी है, तो मेजर्ड स्पीड भी सेम होगी। क्या एक्चुअली ऐसा होगा, नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली तो यहाँ पे जो स्पीड होगी उसकी जो जिस स्पीड से आया होगा वो क्या हो जाएगा 2gh होगा। तो g अगर मून वाला लिखोगे तो वन रूट ओवर 6 टाइम वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी एट मून जो होगा वो 1/√6 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी एट अर्थ होगा। एक्चुअल कम हो जाएगी, टाइम पीरियड भी एक्चुअल चेंज हो जाएगा, लेकिन जो कंपेयर करोगे, मेजरमेंट मतलब कंपेयर, तो मून पे जाके जो आप पेंडुलम क्लॉक से जो कंपेयर करोगे तो पेंडुलम क्लॉक से जिस हिसाब से स्पीड आएगी वैसे वो गिर रहा होगा तो वहां पे सेम होगा, समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली नहीं होगा, मतलब कहने का है जिस हिसाब से पेंडुलम आपका फास्ट स्लो होगा उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी में दोनों का फर्क एक जैसा आ रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज द टाइम पीरियड एज दे आर टेकन टू द मून। कौन जो है किसका टाइम पीरियड चेंज होगा, तो सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, सिंपल पेंडुलम ये वाला होता है, इसका चेंज होगा। फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम मतलब जैसे कोई एक बड़ी सी बॉडी है, इसको हमने यहाँ से हिंज कर रखा है, तो ऑब्वियसली इसका भी चेंज होगा, क्योंकि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है 2 पाई आता है, और ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mg और सेंटर मास तक की डिस्टेंस होती है, ग्रेविटी डिपेंड करता है, ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। टॉर्सनल पेंडुलम, टॉर्सनल पेंडुलम ये वाला होता है, इसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता, ये तो इसकी जो स्टिफनेस होती है इस पर डिपेंड करता है, इसका जो टॉर्सनल कांस्टेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। स्प्रिंग ब्लॉक का इसका भी डिपेंड नहीं करेगा, तो ए और बी का खाली डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 के। आई होप आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो आपको मजा आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सीधा मुझसे डाउट अपने भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है, वहां से आप
देख लो कहाँ पे डाउट भेजने हैं, ठीक है। और आजकल मैं इरोडोव के क्वेश्चन के सोल्यूशन ऑसिलेशंस के डाल रहा हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और जेई मेंस को अगर आप अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होना चाहते हैं तो।